हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चली होगी। आप सब लोगों का एक बार फिर से आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हुए हैं CUET 2025 परीक्षा में जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को लेकर के। तो इसमें जो विज्ञान के जिस प्रकार से प्रश्न आते हैं उन्हें सम्मिलित करने की कोशिश की गई है। शुरू करें इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं या हम लोगों का प्रयास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए भी कि हमारा प्रयास कैसा लग रहा है। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वे पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। ठीक है, तो सलाइन जो मिट्टी होती है उसमें जो उगते हैं पौधे उन्हें कहा जाता है हेलोफाइट। ठीक है, यानी लवणोद्भिद पौधे। ठीक है, यानी नमकीन जो मिट्टी में होते हैं उनको कहा जाता है। साइटोलॉजी जो होता है वो होता है हमारा कोशिकाओं का अध्ययन। ओके, संवहनी पौधों में पानी ऊपर जाता है। ठीक है, यानी वस्कुलर जो बंडल्स होते हैं, टिश्यूज होते हैं, उनमें किसके द्वारा पानी जाता है तो मेरिस्टेम टिश्यू के द्वारा ऊपर जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानक जंतु विज्ञान नामांकन में यानी कि जब हम स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल नामनक्लेचर करते हैं तो किस लैंग्वेज में होता है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं वो लैटिन में होता है। ओके, तो जिसे द्विनाम पद्धति नाम बोलते हैं आप। ठीक है, बाई नामनक्लेचर। ठीक है, वो है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स किस चीज़ का अध्ययन है, आनुवांशिकता का। ठीक है, तो आनुवांशिकता के अध्ययन को जेनेटिक्स कहा जाता है। मेंडल ने जो आनुवांशिकता है, आनुवांशिकता जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित है। तो मेंडल का जो आनुवांशिकता सिद्धांत है वो लैंगिक जनन पर आधारित है। ओके, अलैंगिक जनन पर नहीं है, ना ही कायिक जनन पर है। तो जो कायिक जनन है वो अलैंगिक जनन का ही एक क्या है, प्रकार है। एम्ब्रायो किस में मिलता है, तो एम्ब्रायो हमको कहाँ मिलता है, बीज में मिलता है। ओके, फूल में नहीं मिलता, फूल के बाद जो है ना एम्ब्रायो बनता है निषेचन के बाद। प्रकाश संश्लेषण होता है, तो प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्लोरोफिल चाहिए होता है, तो क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है। ठीक है, तो लैंगिक जनन से जो आनुवांशिक विचरण होता है वो किसके द्वारा होता है, जीन के सम्मिश्रण से होता है। ठीक है, क्रोमोसोम के बदलाव से भी होता है और जीन के मिश्रण से होता है। ठीक है, तो उपर्युक्त सभी, तो इनमें सभी में से ठीक है के द्वारा होता है। AIDS एड्स। ठीक है, इसके लिए विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा कौन सी है। यानी एड्स के जो सुधार है उसके लिए, इसका तो इलाज तो है नहीं, तो उसके लिए जिडोविडिन यानी AZT ये जो है ना ज़्यादातर क्या की गई है, वो कि यहाँ दवा की बात कर रहा है, जांच की बात नहीं कर रहा है। चलिए, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो हेपेटाइटिस बी जो होती है वो वायरस के कारण होती है जिसे पीलिया बोला जाता है। निकट दृष्टि दोष, ठीक है, किससे संबंधित है, तो यानी कि मायोपिया किससे संबंधित है, आँख का दोष है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो जो प्लाज्मा होता है उसमें वाटर का परसेंटेज कितना होता है, तो इसमें होता है 90% तक पानी पाया जाता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन चाहिए, यानी कि वर्किंग वुमेन को कितना प्रोटीन प्रतिदिन जो है वो चाहिए होगा। ओके, तो ये उसको चाहिए 45 ग्राम प्रोटीन चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, मछली, तिलचट्टा, कबूतर या मेढक। ठीक है, तो इसमें जो आपका मेढक होता है, ठीक है, ये क्या करता है, फ्रॉग, वो त्वचा से सांस लेता है जब वो पानी के अंदर होता है। तो रक्त ब्लड होता है क्या, संयोजी ऊतक होता है।
कनेक्टिंग टिश्यू होता है ये। ओके, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती हैं? यकृत, अग्न्याशय, दीर्घस्थि या तिल्ली में? ठीक है, तो जो लिम्फ सेल्स हैं वो कहाँ पर निर्मित होती हैं उसकी बात कर रहा है। तो ये ठीक है कहाँ पर है? दीर्घस्थि में, यानी जहाँ पर खून बनता है वहीं पर क्या होते हैं? ये भी बनती हैं। ओके, नेक्स्ट है, यानी लंबी अस्थियों में बनते हैं। बोन मैरो जहाँ पर पाया जाता है, इनमें इनको मिलाना है। किस विटामिन कमी से कौन सा रोग होता है, इसे मिलाना है। ओके, तो बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन B12 से होता है। स्कर्वी विटामिन C से होता है। ठीक है, और है निसांधता, ये विटामिन A से होता है। सूखा रोग जो है वो किससे होता है? रिकेट्स जिसे बोलते हो, विटामिन D की कमी होता है। तो 1 2 3 4 है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मधुसूदनी इंसुलिन, इसे हिंदी में मधुसूदनी कहा जाता है, अंतःस्राविक हार्मोन है एक। क्या ग्लाइकोलिपिड है, वसीय अम्ल है, पेप्टाइड है या स्टेरॉल है? ओके, तो ये जो हमारा है ये पेप्टाइड है। और किसके लिए काम आता है इंसुलिन? ये जो है वो जो शुगर है उसे पचाने के काम में आता है। इनमें से कौन सा स्कर्वी रोग के इलाज में उपयोगी है? आम, आंवला, पपीता, बेर। तो विटामिन C जिसमें सबसे ज़्यादा पाया जाएगा वही होगा, तो आंवला होगा इसका उत्तर। प्रशीतलन यानी कि रेफ्रिजरेशन खाद्य परिसंचरण में मदद करता है। अब यहाँ पर जो यानी रेफ्रिजरेशन है, यानी रेफ्रिजरेटर में आप फ्रिज में, जिसे आप लोग फ्रिज बोलते हैं, तो फ्रिज में जो भोजन रखते हैं, ठीक है, वो किस लिए रखते हैं यहाँ पर ये पूछ रहा है। ओके, तो फ्रिज में भोजन रखने का कारण ये होता है कि जीवाणुओं को मार करके, नहीं मरते नहीं जीवाणु, जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनके रेट को क्या कर दिया जाता है? डिक्रीज़ कर दिया जाता है इसमें। ठीक है, जिससे उनके क्षरण की दर कम हो जाती है। ओके, इनमें से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? प्याज बिल्कुल तने का रूपांतरण है, अरबी और आलू। शकरकंद जो है ये जड़ है। ठीक है, तो ये आपका शकरकंद, स्वीट पोटैटो वो क्या होती है? रूट होती है। इसके बाद है, इनमें से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? विटामिन A, प्रोटीन, हार्मोन और एंजाइम। तो एंजाइम और हार्मोन तो हमारे शरीर में क्या होते हैं? निश्चित रूप से बनते ही बनते हैं। ठीक है, और प्रोटीन भी क्या होता है? बन जाता है थोड़ा बहुत। विटामिन A नहीं बनता है, इसे हमें बाहर से लेना पड़ता है। मनुष्य के अंगों में से कौन सा एक हानिकारक विकिरणों से सर्वाधिक सुप्रभाव्य है? यानी कि हानिकारक जो विकिरण हैं, रेडिएशंस हैं, उनसे सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित होता है? आँख, हृदय, फेफड़े या मस्तिष्क? तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं जो सबसे बाहर होगा वही सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, तो आँख होती है। एड्स क्या होता है? तो एक वायरस है। ठीक है, वायरस से होता है एड्स। एनोस्मिया कहते हैं। तो एनोस्मिया जो है वो क्या है आपका? तो जब जो है ना सूंघने की क्षमता क्या हो जाती है? स्मेलिंग जो पावर है, स्मेलिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, उसी को ही कहा जाता है एनोस्मिया। आँख के रेटिना की परंपरागत कैमरा निम्नलिखित में से किस भाग से तुलना की जा सकती है? तो किससे की जा सकती है? लेंस से की जा सकती है। कैमरे के लेंस से इसकी तुलना की जा सकती है। नेक्स्ट है हमारा, मच्छरों के नियंत्रण हेतु प्रयोग होने वाली कीटभक्षी मछली कौन सी है? अर्थात मच्छरों को मारने के लिए कौन सी मछली पाली जाती है इसमें? ठीक है, तो कौन सी है? हिल्सा मछली, वो मछली हमारी है। ठीक है, गैम्बूसिया। ठीक है, ये मछली पाली जाती है। हिल्सा मछली तो खाने के लिए लोग प्रयोग करते हैं। किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्राम्बिन का संबंध है? तो प्रोथ्राम्बिन का मतलब होता है थ्राम्बोसाइट्स। ठीक है, और थ्राम्बोसाइट्स किससे रिलेटेड होता है? ब्लड से रिलेटेड होता है। और ये ब्लड को क्या करता है? ये ब्लड को जमने में, ठीक है, मदद करता है।
ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। तो बी उत्तर हो जाएगा हमारा। ओके। एनियोसेंटोसिस, ठीक है, एक तरीका है जो क्या बताता है, ठीक है। तो ये किस चीज़ को बताने का तरीका है, तो ये जो है ना, एक वो है जब गर्भस्थ शिशु होता है और उसका जो भ्रूण है उसके लिंग का परीक्षण करवाया जाता है, पेट के अंदर लड़की है लड़का है, ठीक है, इसी को कहा जाता है। इस पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगा रखी है और ये गैर कानूनी है। बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान करने के लिए, ठीक है। तो बीएमडी का जो वो है परीक्षण है, ठीक है, ये किया जाता है ऑप्टियोपोरोसिस, ठीक है, का जो है यानी कि जानकारी प्राप्त करने के लिए। गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है विटामिन ए, ठीक है। तो गोल्डन राइस, गोल्डन चावल जिसे बोला जाता है, उसमें विटामिन ए पाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाए, कारण यह है कि उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी करता है, ठीक है। तो क्या चीज़ है, इसमें ए है, ठीक है, इसमें ए सही है हमारा, ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी करता है, एक्सप्लेन भी करता है, क्योंकि हरी सब्जियों में ही विटामिन ए पाया जाता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। ह्यूगो डिब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, तो इन्होंने उत्परिवर्तनवाद का, ठीक है, दिया था सिद्धांत। नेक्स्ट है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करता है, अभी ऊपर बताया था कि रुधिर में शर्करा को कंट्रोल करता है, ठीक है, रुधिर शर्करा को क्या करता है, घटाता है। तो रुधिर में उपस्थित यानी जो वो है शर्करा है यानी चीनी है, शुगर है, उसे कम कर देता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, शुगर का रोग नहीं होता। और इंसुलिन नहीं होता तो शुगर चारों तरफ फैलता रहता है, तो बोलते हैं कि शुगर रोग हो गया उसको। शुगर कोई रोग नहीं है, ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाना शुगर रोग होता है। खुले परिसंचरण तंत्र वाले जानवरों में होता है, ठीक है, यानी कि सूडोसिल, हेमोसिल, सेंटोरॉन या स्पॉजोसिन, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि ओपन जो सर्कुलेशन होता है, ठीक है, तो उनमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो क्या पाया जाता है, हेमोसिल यानी रक्त गुहा पाया जाता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। इनमें से कौन सा एक प्रकार की मछली है, प्रवाल यानी मूंगा, रजतमीन, अश्वमीन, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कि इनमें से मछली कौन सी एक है, तो इसमें जो मछली है, ठीक है, वो है अश्वमीन, जिसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं, ठीक, तो वो मछली है। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था, तो ठीक है, द्विकुंडलित जो संरचना का पता लगाया था वो वाटसन और क्रिक ने लगाया था। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी। इनमें से किसे जैविक खाद बायो फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो किसे यूज किया जाता है, तो यूज किया जाता है नीम को, ओके। तो किसे, नीम को प्रयोग किया जाता है। रेशम कीट जिस पर पनपता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं शहतूत, ओके। शहतूत पर रेशम का कीट क्या होता है, पाला जाता है। फ्लेमिंग ने खोजा था किस चीज़ को, फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी, ओके। तो फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की थी। ये पेंसिलिनियम नामक जो पौधे से प्राप्त होता है। इनमें से कौन सा जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं, हाइड्रा, केंचुआ, तिलचट्टा, मछली। देखिए मछली और केंचुआ, उसे आप नहीं मानेंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उनको रक्त निकलेगा ही निकलेगा, ओके। लेकिन जो ना हाइड्रा होता है इसमें रक्त नहीं पाया जाता, तिलचट्टा में भी क्या होता है, रक्त पाया जाता है। रक्त का मतलब ये ज़रूरी नहीं कि उसमें लाल ही रंग पाया जाए, ठीक है, वाइट भी हो सकता है। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है, तो अस्थि मज्जा में होता है, ओके। तो आंसर हो जाएगा सी, अस्थि मज्जा। इनमें से कौन से रोग
का कारक जीवाणु नहीं होता है। ठीक है, तो एड्स जो है ना ये वायरस से होता है, यानी ये विषाणु से होता है, वायरस से। ओके, इनमें से निम्न उपकरण जो रक्तचाप को नापने का काम करता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है, जो डॉक्टर जिससे रक्तचाप नापते हैं यानी ब्लड प्रेशर नापते हैं वो स्फिग्मोमैनोमीटर है। बीटी वैगन क्या है? ठीक है, तो ये जो है यानी आनुवांशिक रूप से परिवर्तित वैगन है। ठीक है, तो ये आनुवांशिक रूप से उसे क्या कर दिया गया है, परिवर्तित कर दिया गया उस वैगन को, जिसमें कि उसमें बीज नहीं पाया जाता है। ठीक है, और उसमें क्या नहीं होते, कीड़े नहीं लगते हैं। आनुवांशिकता के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? तो ग्रेगर जॉन मेंडल यानी G.J. मेंडल, ठीक है, ये इसके लिए जाने जाते हैं। तो उत्तर हो जाएगा बी। विश्व पर्यावरण दिवस किस समय मनाया जाता है? तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। जिस बच्चे को आ रहा हो तो बताइए कि विश्व पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण है। ठीक है, तो क्या चीज़ है? वायरस है। ठीक है, अब यहाँ पर वायरस 2 दिया हुआ है, DNA वायरस और RNA वायरस। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा RNA वायरस होता है हेपेटाइटिस बी का। इनमें से कौन से पादप हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन है, एथिलीन है और जिब्रेलिन भी है। इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन मानव हार्मोन है। तो उत्तर हो जाएगा सी। अस्थि एवं दांत निर्माण है तो इनमें से किसकी आवश्यकता होती है? तो सोडियम और किसकी होती है? ठीक है, कैल्शियम की और फास्फोरस की होती है। तो हमारा क्या हो जाएगा? डी उत्तर हो जाएगा। ओके, इस बात है इनमें दिए गए पौधे और उनके खाद्य भाग सही सुमिलित हैं? नहीं है। अदरक का प्रकंद खाया जाता है, आलू का मूल खाया जाता है, प्याज का मांसल पर्ण खाया जाता है, नारियल का भ्रूण कोष खाया जाता है। तो यहाँ पर आलू का मूल खाया जाता है, यही वाला हमारा क्या है? गलत है। ठीक है, तो आलू का कंद खाया जाता है। ओके, इनमें से मसालों में से कौन सी एक पुष्पकलिका होती है? ठीक है, जीरा, काली मिर्च, लौंग और हल्दी। तो पुष्पकलिका कौन होती है? लौंग होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो यानी अफीम पोस्त जो है वो पौधे के किस भाग से पाया जाता है? फूल से, अधपके फल से, पत्ते से या मूल? मूल का मतलब होता है जड़। तो ये पता हो, यानी ये मिलता है अधपके फल से। ओके, एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी है। यानी कि ये जो है एजोला, ये जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसका जो सहचारी है, तो इसका सिम्बायोसिस है, इसको एजोला का, वो नीलहरी शैवाल, फफूंद या मांस या लाल शैवाल। ठीक है, तो यहाँ पर आपके शैवाल दो दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है नीलहरी शैवाल। इनमें से किस युग्म की बीमारियों का कारण वायरस है, यानी कि विषाणु है? मलेरिया और पोलियो। देखिए यहाँ पर पोलियो तो है लेकिन मलेरिया नहीं है। ठीक है, पोलियो और तपेदिक, तो तपेदिक, पोलियो तो है लेकिन तपेदिक नहीं है। तपेदिक और इन्फ्लुएंजा, तो तपेदिक नहीं है। तो अब बचा पोलियो और बर्ड फ्लू। ठीक है, तो फ्लू जो भी होता है वायरस से होता है और पोलियो जो है ना वो
जो है ना वायरस से होता है। देखिए वायरस से होने वाले रोग जो भी होते हैं ना, ठीक है, उनके लिए टीका लगाया जाता है। ओके, जो टीकाकरण जिन जिन चीज़ के लिए होता है वो सब वायरस से होते हैं, और जो बैक्टीरिया से होने वाले हैं तो उनके लिए एंटीबैक्टीरियल दवाई दी जाती है। वहाँ स्तनपायी जो अंडे देता है, ठीक है, तो यानी स्तनधारी है और वो अंडे देता है, तो इसमें हमारा ये डगविल प्लेटिपस, ठीक है, तो वो प्लेटिपस जो है ना वो है। कंगारू, गिलहरी और चमगादड़ी बच्चों को जन्म देते हैं। उड़ने वाले जीवों में से कौन सा पक्षी वर्ग में नहीं आता? चमगादड़ नहीं आता, ये स्तनधारी वर्ग में आता है, मैमल्स में आता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इनको मिलाना है और फिर उसके बाद लेकर के आना है यहाँ पर आमाशय, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि और वृक्क में, ठीक है, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो इनमें से, ठीक है, किन किन, यानी कि इसमें वृक्क में क्या पाया जाता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय से क्या निकलता है? ठीक है, तो अग्न्याशय से निकलता है ग्लूकागॉन। जहाँ से इंसुलिन निकलता है वहीं से ग्लूकागॉन निकलता है। अल्फ़ा जो वो सेल्स होती हैं उनसे निकलता है आपका ग्लूकागॉन, ठीक है। ये यदि जो है ना इसमें ब्लड में शुगर की मात्रा कम होती है तो उसे बढ़ा देता है, और बीटा से निकलता है इंसुलिन, तो यानी ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक होती है तो उसे कम कर देता है। दोनों एक ही जगह से निकलते हैं लेकिन दोनों के काम बिल्कुल अलग अलग हैं। तो ए में कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। तो अब ऐसा है, यानी बी, सी और डी दोनों खत्म हो गए। अब इसके बाद अब इसमें आता है पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। तो पिट्यूटरी जो यानी ग्लैंड है, ठीक है, तो क्या उसमें से विटामिन डी निकलता है क्या? ठीक है, विटामिन डी हमारा शरीर क्या करता है? खुद बनाता है। ओके, तो इसमें विटामिन डी खुद बनाता है। जब हम उसमें बैठते हैं क्या बोलते हैं धूप में, तो खुद बनता है, ठीक है। तो पीयूष ग्रंथि में क्या होता है? वो अवर टू ग्रंथ में उत्तेजक हार्मोन होता है, निकालता है, ठीक है। अधिवृक्क ग्रंथि में कार्टिसोल होता है। अब वृक्क क्या करता है? ठीक है, ये डी यानी विटामिन डी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 4 3 1 2, तो ए हो जाएगा उत्तर 4 3 1 2। जब हम केचुआ पर साधारण नमक छिड़कते हैं तो वह मर जाता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि उसके शरीर का पानी सब बाहर निकल आता है। तो परासरणी प्रघात से, लवण का अविषालु प्रभाव से, श्वसन विफलता से, त्वचा में छिद्रों का बंद हो जाने से। ओके, तो इनमें पहला वाला है कि परासरणी प्रघात, ठीक है, तो उसके शरीर से बाहर पानी निकलना शुरू हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है? वो मर जाता है। ओके, तो इसमें ऑस्मोटिक इफेक्ट के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोधी दवा कुनैन एक पौधे से बनाई जाती है, ठीक है, वो है सिनकोना। ओके, गलगंड यानी कि जो वर्धित अवटु ग्रंथ बढ़ना किसकी कमी से होता है? तो वो आयोडीन की कमी से होता है, लैक आयोडीन से तो गलगंड होता है, यानी कि गले में सूजन आ जाती है। मसूड़ों से रक्तस्राव को निम्नलिखित में से कौन रोकता है? ठीक है, तो मसूड़ों में रक्तस्राव जब होता है तो वो विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है, तो उसे कौन रोकता है? स्कार्बिक एसिड रोकता है। ओके, वृद्धि हार्मोन बनाया जाता है, कहाँ पर बनता है? ठीक है, अवाटु ग्रंथि में, यानी जनन ग्रंथि में, पीयूष में, हड्डियों में, तो कहाँ पर बनता है? ठीक है, अवाटु ग्रंथि में बनता है। थायराइड ग्लैंड जिसे बोलते हैं, तो थायराइड ग्लैंड ही क्या होती है? अवाटु ग्रंथ उसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन कहाँ पर बनता है? थायराइड ग्लैंड्स में। एंटासिड, ठीक है, किसके राहत दिलाने के लिए औषधियों में पाया जाता है? तो इससे होता है ये पेट दर्द, यानी पेट में जब एसिडिटी बन जाती है तो उसको दूर करने के लिए एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अब एंटासिड के अंतर्गत आते हैं
जैसे इनो वगैरह लोग पीते हैं, ठीक है, तो एंटी एसिड के रूप में आता है। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? मस्तिष्क क्षमता, अंतरिम आयु, अवधन व्यसन और अंतरिम ऊंचाई, ठीक है। तो इसके लिए क्या किया जाता है? आयु के लिए, ठीक है, किसी की उम्र जानने के लिए जो है वो क्या किया जाता है? ये जांच की जाती है। इनमें से हमें विटामिन दिया हुआ है और उन विटामिनों में क्या कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। विटामिन B12 में क्या पाया जाता है? तो विटामिन B12 में आपका पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। ओके, तो ए में कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो फिर से आपका डी और सी गलत हो गए, तो आपका ए होगा या तो बी होगा। हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन में आप लोग जानते हैं तो क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। तो 2 में 4 हो गया, तो बस अब आपको उत्तर मिल गया ए, ठीक है। तो क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? ठीक है, मैग्नीशियम पाया जाता है। इसलिए कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी धातु आवश्यक है? तो ये धातुएं दी गई हैं, मेटल्स दिए गए हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? चैल्कोपायराइट, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? तांबा। नेक्स्ट है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। दालचीनी, नीम, लवंग, ताड़, तो कौन सा होता है? आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, दालचीनी होती है वो। लार किसके पाचन में मदद करती है? तो लार किसके पाचन में मदद करती है? ठीक है, स्टार्च के, और जिसके कारण मुंह में जब हम भोजन चबाते हैं तो वो हमको मीठा लगने लगता है, स्वादिष्ट लगता है। मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि कौन सी है? ठीक है, तो कौन सी है? वो है, ठीक है, फीमर, जिसे बोलते हैं जांग की हड्डी, और इसी में सबसे ज़्यादा क्या बनता है? आरबीसी का निर्माण होता है, ब्लड का निर्माण इसी में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, रेड डेटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देता है जो लुप्त हैं, कि संकटपन्न हैं, खतरनाक हैं, विरली हैं। तो कौन है? जो संकटग्रस्त हैं उनके विषय में देता है रेड डेटा बुक। सबसे छोटा पक्षी इनमें से कौन सा है? ठीक है, तो वो है हमिंगम बर्ड, जिसे हम बोलते हैं गुंजन पक्षी। इसकी खासियत ये भी है कि उल्टा भी ये क्या होता है? उल्टा होकर के भी जो है ये उड़ान भर सकता है, उड़ सकता है। ओके, एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है। मत्स्य पालन टैंकी द्वारा, चिड़ियाघर द्वारा, कृत्रिम यानी कृषि भूमि द्वारा, जल जीवशाला द्वारा। ओके, यहाँ पर कह रहा है आर्टिफिशियल, ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हमको जो है, यानी कि इनमें से उसका उदाहरण कौन सा है? तो उसका उदाहरण है जल जीवनशाला द्वारा। ओके, नेक्स्ट है, श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, ठीक है, तो किसमें? जो लोग कागज़ उद्योग में लगे होते हैं, सीमेंट उद्योग में, कपास उद्योग में, या कीड़ानाशक उद्योग में लगे होते हैं उनमें। तो जो क्या होते हैं, सीमेंट उद्योग में लगे होते हैं उनमें पाया जाता है। ग्वाइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि इनमें से किसकी कमी के कारण होता है? ऊपर आ चुका है, आयोडीन की कमी से। ओके, तो थायराइड अभी बताया है, उसमें से वृद्धि हार्मोन भी निकलता है। जल में तैरने वाले पक्षियों में क्या विशेषता होती है? जाल युक्त पैर, चौड़े पंख, लंबे चोंच, पंजों वाली उंगलियां। तो क्या होता है? जाल युक्त पैर, उनके जो पैर होते हैं वो जाल युक्त होते हैं, उनमें जाल पाया जाता है। ओके, राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ओके, इसे बोलते हैं नीरी, NEERI, नीरी। कहाँ पर है? तो नीरी है नागपुर में। नेशनल इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, नीरी नागपुर में। सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है?
ठीक है। तो सबसे छोटा फूलों वाला जो पौधा है, ठीक है, वो है वोल्फिया। ल्यूकीमिया या रक्त कैंसर का लक्षण इनमें से किसमें असामान्य वृद्धि है? तो श्वेत रक्त कणिकाओं की असामान्य वृद्धि है। ठीक है। तो श्वेत रक्त कणिकाओं की जब असामान्य वृद्धि हो जाती है, बहुत तेज़ी के साथ ज़्यादा हो जाते हैं उनकी संख्या, तो ल्यूकीमिया कहा जाता है, और वो एक कैंसर का वो है। कॉड COD इनमें से किसकी किस्म है? बकरी की, मछली की, फसल की या प्रवाल की? ठीक है। तो जो कॉड है वो मछली की वो है एक किस्म है। काफ़ी संख्या में कम समय में ही एक जैसे पौधे किस प्रणाली से उत्पन्न किए जा सकते हैं? ठीक है। कम समय में और अधिक पौधे, ठीक है, और इनकी किस प्रणाली से उत्पन्न किए सकते हैं? तो इसे बोलते हैं टिश्यू कल्चर, ऊतक संवर्धन तकनीकी से। ठीक है। तो टिश्यू कल्चर से। इनमें से वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी शत्रु है। ठीक है। ये पारिस्थितिकी को क्या करता है? नुकसान पहुंचाता है। पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा अवशोषित करता है। इनमें से कौन सा जल प्रदूषक नहीं है? जस्ता, निकल, तांबा और सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अर्थात कौन सा जल में घुल करके उसे प्रदूषित नहीं करता है? ठीक है। तो कौन सा नहीं है? तांबा नहीं है। कि निकल भी होता है, जस्ता भी होता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होता है। सल्फर डाइऑक्साइड पानी से मिल करके उसको सल्फ्यूरिक एसिड में बदल देता है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी? तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने की थी? तो किसने बोला कि इन गैसों को हम क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ठीक है। जो पृथ्वी के यानी कि तापमान को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करके। ओके। तो फ्रोरियर, ठीक है, तो जोसेफ फ्रोरियर, इनके द्वारा जो है इसका कॉन्सेप्ट दिया गया है। कोयला, पेट्रोल, डीजल आदि दहन का मूल स्रोत है क्या? तो वायु प्रदूषण, इससे वायु प्रदूषण होता है। इनमें से कौन सी प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? अब सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है, ठीक है, इसका मतलब है, इसके अर्थ दो होते हैं कि किसकी मात्रा एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। दूसरा ये है कि प्रति अणु, ठीक है, जो अवशोषण क्षमता है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन जो है ना कैपेसिटी है हीट की, वो किसकी सबसे ज़्यादा है। ओके। इसको हमको यानी कि देखना है कि ये कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन या जल वाष्प। ओके। तो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, ठीक है, किसकी? ऑक्सीजन से। BOD ये नापा जाता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, यदि BOD जिस जो है ना जिस उसका जितना ज़्यादा होगा वो उतना ही ज़्यादा प्रदूषित होगा। ठीक है। हेमरेजिक डेंगू ज्वर किसके द्वारा फैलाया जाता है? ओके। तो अब यहाँ पर एडीज सब दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको एडीज इजिप्टी के द्वारा डेंगू फैलता है, और जो है ना एडीज के कारण ही कई और दूसरे भी, चिकनगुनिया भी फैलता है। आयोडीन प्राप्त होता है यानी कि ग्रेसिलेरिया से, लेमिनेरिया से, ओडोगोनिया से या स्पाइरोगायरा से। ओके। तो ये प्राप्त होता है हमारा लेमिनेरिया से। इनमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा पौधे का हार्मोन नहीं है? साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन भी है, कैल्शियम और जिब्रेलिन। तो कैल्शियम नहीं है, बाकी ये पादप हार्मोन है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो लैक ऑफ विटामिन ए। तो उत्तर हो जाएगा ए। एंटीबॉडीज़ का निर्माण किससे होता है? प्लेटलेट से, रुधिर अणु से, लिम्फोसाइट से या ठीक है इजेक्टोसाइट से।
तो इसमें एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो WBC के कारण होता है। ठीक है, तो WBC में ना तो प्लेटलेट्स पाया जाता है, ना ही लाल विषाणु पाया जाता है। तो B और A हमारा क्या हो गया, वो कट गया। ओके, अब हमको C और D में लेना है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा लिम्फोसाइट। ओके, चलिए नेक्स्ट है, प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। तो लाइकेन तो है ही हमारा, ठीक है, लाइकेन के साथ और भी कोई दिया हुआ है, ठीक है, तो लाइकेन C उत्तर हो जाएगा हमारा, लाइकेन और मास। जहाँ पर प्रदूषण की मात्रा ज़्यादा होती है वहाँ पर ये नहीं उगते हैं। अगला क्वेश्चन है, बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ क्या है। तो बायोमैग्निफिकेशन जो है उसका अर्थ होता है खाद्य श्रृंखला के अंत तक अजैविक निम्नीकरण प्रदूषकों का संकेंद्रण में वृद्धि। इसे ऐसे समझिए आप लोग, जैसे ये जो है क्या बोलते हैं, पौधा है, पौधे को जो है हमने खाद दिया, तो एक खाद यहाँ पर पहुँच गया। अब ये इस खाद को क्या नहीं करता है, पचा नहीं सकता है। ठीक है, इसे मानव ने खाया, तो मानव ने जो खाद के साथ उसको मिला उसे वो नहीं पचा सकता। अब मानव में क्या हो गया, इकट्ठा हो गया। या मानव की जगह आप मेढक ले लीजिए, मेढक, और मेढक को फिर किसने लिया, ठीक है, खाया, पक्षी ने खाया। ठीक है, मान लेते हैं बाज ने खाया, ठीक है, या पक्षी ने खा लिया, तो पक्षी में क्या हो गया, वो चला गया। अब वो क्या होगा, पक्षी में भी नहीं पचेगा। अब इसके बाद फिर किसको खाया, बाज ने खाया, तो बाज में सबसे ज़्यादा हो जाएगा। ये कारण क्या चीज़ है, क्योंकि जो यानी कि पौधे हैं इनको मेढक जो है ना कई ज़्यादा खाएगा, और फिर इसको कई मेढकों को खाएगा पक्षी, और फिर कई पक्षियों को खाएगा बाघ। तो धीरे धीरे बाज, ठीक है, तो धीरे धीरे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये बढ़ता चला जाएगा। इसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें जो क्या होता है, कोई भी जो जीव है, जंतु है, वो उस चीज़ को अपने शरीर में पचा नहीं सकता है। ठीक है, तो वो इकट्ठा हो जाता है उसके शरीर में, और जो उसको खाएगा उसके शरीर में वो चला जाएगा। अब आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, जैसे खाद के साथ बहुत सी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो पौधा ले तो लेगा लेकिन वो उसे यूज नहीं करेगा, और जब यूज नहीं करेगा तो जो कोई भी खाएगा, चाहे मानव खाए, चाहे पक्षी खाए, चाहे पशु खाए, कोई भी खाए, वहाँ पर वो सीधा चला जाएगा। और यदि उसमें क्षमता है कि वो उसको पचा सकता है, ठीक है, तो पचा लेगा। क्षमता नहीं है तो फिर वहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, फिर दूसरे वाले में चला जाएगा। तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, बायोमैग्निफिकेशन ज़्यादा सांद्रण बढ़ता चला जाता है। ओके, चलिए, वयस्क मानव में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 206 हड्डियाँ होती हैं। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर संबंधित होता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल का असामान्य जो स्तर होता है, ठीक है, जब शरीर में आ जाता है तो ज़्यादातर क्या होता है, मोटापा वगैरह यानी फैट वगैरह बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, मानव के शरीर में, ठीक है, धमनियों और धमनियाँ क्या होती हैं, कठोर हो जाती हैं कोलेस्ट्रॉल के कारण। इन्फ्लुएंजा रोग होता है। ठीक है, तो इन्फ्लुएंजा किससे होता है, वायरस से होता है, फंगस से होता है, शैवाल से होता है, या जीवाणु से होता है। तो इन्फ्लुएंजा, ठीक है, तो फ्लू, जुकाम किससे होता है, विषाणु से होता है। ओके, वायरस से। जो रोग ठीक नहीं होते हैं, दवाई से ठीक ना हो, उनको वो विषाणु से होने वाले हैं, और जो दवाई से ठीक हो जाए विषाणु से नहीं होते। इनमें से कौन सी क्रिया स्वेद वाष्पन, ठीक है, वेपरेशन ऑफ स्वेट से संबंधित है, यानी कि पसीना निकलना। ऊष्मादायक क्रिया, ऊष्मा शोषक क्रिया, रासायनिक क्रिया, लवणीय क्रिया। ठीक है, तो ये क्या है, ऊष्मा शोषक क्रिया है। यदि जो है शरीर का तापमान अधिक हो जाएगा तो शरीर में क्या हो जाएगा, शरीर में पसीना आ जाएगा, और फिर पूरा शरीर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं। ओके, मतलब कुल मिलाकर कह रहा है कि सब्जी जो हैं उनके अध्ययन करने वालों को हम किस नाम से जानते हैं, किस विज्ञान के नाम से जानते हैं, तो उसे जानते हैं हम, ठीक है,
ओलरीकल्चर, ठीक है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती, ठीक है। पोमोलॉजी और क्या चीज़ है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। फलों का जो यानी होता है वो क्या होता है, हॉर्टिकल्चर होता है। एंजाइम एक क्या है, विटामिन है, बैक्टीरिया है, वायु उत्प्रेरक है। एंजाइम एक वायु उत्प्रेरक है जो भोजन को पचाने के काम आता है। इनमें से कौन से एक संक्रामक बीमारी नहीं है। एड्स संक्रामक है, छोटी माता भी संक्रामक है, गलसुआ भी है, ठीक है। परिपर्श सरल ये नहीं है, ओके। संक्रामक बीमारी का मतलब होता है जो एक से दूसरे में क्या होता है, फैलता है। जल में घुलनशील विटामिन होती हैं, ठीक है। तो विटामिन बी और सी को छोड़ दीजिए, बाकी सब क्या होती हैं, वो वसा में घुलनशील होती हैं। तो सी और बी ये दोनों जल में घुलनशील। नींबू खाते हैं तो नींबू निचोड़ते हैं, आंवला खाते हैं, संतरा खाते हैं, सब जगह विटामिन सी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या चीज़ है, पानी में घुल करके जाता है शरीर में। कौन सा प्रदूषण कारक जैविक रूप से अपघटित होता है। एस्बेस्टस, डीडीटी, प्लास्टिक और मल। तो कौन सा होता है, मल, ठीक है। बाकी सब क्या होते हैं, ये कोई सा भी ये जैविक रूप से अपघटित नहीं होता है। जैविक का मतलब है जीवाणु इसको अपघटित नहीं कर पाते हैं। रतौंधी किसके कारण होता है, तो रतौंधी विटामिन ए के कारण होता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा, इसमें कह रहा है कि इनमें से कौन सा मिलान सही नहीं है, ठीक है। अर्थात इसमें से कौन सा जो है यानी सुमेलित नहीं है, क्लियर। तो इसमें डेसिबल जो है ना ध्वनि का मात्रक है, बिल्कुल सही है। अश्वशक्ति शक्ति का मात्रक है, ये भी सही है। नॉटिकल मील दूरी का मात्रक, ये भी सही है। कैलोरी ऊष्मा का मात्रक है, ये ऊष्मा का नहीं है, कैलोरी, ठीक है। यही हमारा क्या है, गलत है। इसके बाद इसे हमको क्या करना है, इनको मिलाना है और उत्तर देना है। राशियां हैं और उनका इकाई, ठीक है। तो इनमें कोई भी एक निकाल लीजिए आपको जिसको पता हो। जैसे जिसको क्या होता है, तो बल का मालूम होता है, तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। तो इसका मतलब है ए का 3 हो जाएगा। तो ए का 3 कहाँ पर है हमारा, इन दोनों में है नहीं, तो बी या यानी सी या डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और किसी का आप लोगों को पता हो तो कार्य का क्या होता है, जूल होता है। तो सी का 2 हो गया, तो सी का 2 हो गया, उत्तर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बल का क्या हो जाएगा, न्यूटन, और आयोग का क्या हो जाएगा, ठीक है, न्यूटन सेकेंड हो जाएगा, और त्वरण का मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 3 4 2 1, ओके। इनमें कह रहा है कि इनमें से समान विमाओं वाला युग्म कौन सा है। कार्य और शक्ति, संवेग और ऊर्जा, बल और शक्ति, कार्य और ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ पर कार्य और शक्ति दिया गया है, यहाँ पर कार्य और ऊर्जा दिया गया है, ठीक है। तो और समान बीमा, यानी समान बीमा का मतलब होता है कि लगभग उनका जो मात्रक होता है, ठीक है, यूनिट होती है, वो क्या हो, वो सेम हो। यानी डायमेंशनल जो इसका यूनिट है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ओके। तो इसमें हमारा है, ठीक है, कार्य और ऊर्जा का, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों जूल में ही नापा जाता है, ठीक है। शक्ति क्या होता है, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड होता है, ओके। इनमें से विचार करना है। एक समतल में अनुपस्थित 3 सदिश कभी भी रिक्त सदिश का निर्माण नहीं कर सकते हैं, ओके। और कण द्वारा तय किया गया संपूर्ण पथ की लंबाई सदैव कण के विस्थापन के परिणाम के बराबर होती है। ये तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। इसके बाद क्योंकि विस्थापन और दूरी समान हमेशा नहीं होती हैं, समान हो सकती हैं। अब यहाँ से यहाँ तक गया तो, और यहाँ से फिर क्या हो गया, यहाँ आ गया, विस्थापन 0 हो गया, लेकिन दूरी क्या हो गई, 2 गुना हो गई, ओके। तो दूसरा गलत हो गया। एक सदिश का परिमाण सदैव अदिश होता है, परिमाण तो अदिश होता ही है,
ओके, ये सही है। एक कण और औसत चाल समान समयांतराल के लिए या तो औसत वेग के परिणामी के बराबर अधिक होता है। सही है ये। देखिए यहाँ पर कह रहा है किसी प्लेन में कोई भी थ्री जो वेक्टर हैं वो क्या होते हैं, वो रिक्त सदिश को नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें सदिश तो रहेगा ही हमेशा, वेक्टर है ही, तो ये सही हो गया। ओके, और फिर इसके बाद कह रहा है, इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो यानी कि डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो दोनों क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। ये ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, उदाहरण मैंने बता दिया तो दूसरा गलत हो गया, पहला सही हो गया। एक सदिश का परिणाम सदैव सिद्ध हो जाता, तो परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड ये तो हमेशा ही क्या होगा, ये स्केलर होगा, तो ये सही है। तो पहला और जो है ना तीसरा सही हो गया। इसके बाद एक कण की औसत चाल यानी एवरेज स्पीड जो होती है वो क्या होती है, या तो वेग के परिणाम के बराबर होती है या तो अधिक होती है, ये भी सही है। तो हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है MLT-2। MLT-2 किसकी विमा है? ओके, तो MLT-2 जो है वो विमा है किसकी, बल की। ओके, तो F बराबर क्या होता है, M और A। M का होता है M, A का होता है LT-2। तो MLT-2 किसका हो गया, फोर्स का। एक यात्री एक चलती गाड़ी में 5 रुपए का सिक्का उछालता है। यदि सिक्का उसके पीछे गिरता है तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि गाड़ी समान चाल से चल रही होगी तो सिक्का हमेशा उसके हाथ में ही गिरेगा। ठीक है, और सिक्का उसके पीछे गिर रहा है, इसका मतलब है गाड़ी त्वरण से चल रही है, तेज़ी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, एक्सेलरेटेड है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति फिसलने वाली लकड़ी की सीढ़ी के मध्य बिंदु पर खड़ा है। वह कमरे की छत तथा ऊर्ध्वाधर दीवार के बीच से फिसलना आरंभ करता है, तब उसके मध्य बिंदु से फिसलने तक किया गया रास्ता क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पर यानी कि उसमें पाथ पूछ रहा है। ठीक है, तो जो पाथ है वो किस प्रकार का होगा। ठीक है, तो वृत्त के समान का होगा, वृत्तीय मार्ग का होगा। वेग समय ग्राफ किस चीज़ की प्रवणता को दर्शाता है। ठीक है, तो ये दर्शाता है त्वरण को। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम हमेशा क्या होता है, ठीक है, ये एक्सेलरेशन को दर्शाता है। ओके, इसके बाद यहाँ कह रहा है कि एक वस्तु विरामावस्था से आरंभ होती है। विरामावस्था से मतलब है U=0 हो गया, U=0। अब कह रहा है अचर त्वरण से सीधी रेखा में चलती है। इनमें से कौन सा ग्राफ दूरी और चाल में परिवर्तन को दर्शाएगा। ओके, चलिए लीजिए, अभी आपके पास चारों हैं। ठीक है, ज़ीरो से क्या करता है, वो शुरुआत करता है। ठीक है, तो ज़ीरो से शुरुआत करता है, तो क्या यहाँ से होगा या यहाँ से होगा या यहाँ से होगा। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ज़ीरो से शुरुआत करेगा तो हमारा, अच्छा ये इस तरह से होता चला जा रहा है तो ये गलत है, यहाँ तक आएगा फिर ये सीधे चला जाएगा, तो हमारा डी उत्तर होगा। क्योंकि पहले जीरो से शुरुआत करता है, यहाँ से शुरू करेगा, जीरो यहाँ पर है, डिस्टेंस जीरो, यहाँ से जीरो है, और फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और फिर जा कर के अचर त्वरण होगा तो सीधी रेखा में आगे बढ़ जाएगा। ओके, इसके बाद एक वस्तु असमान वेग से और समान त्वरण से गतिमान है तब वेलोसिटी क्या है, वो चेंजेबल है, लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन है वो क्या है, वो एक समान है। ठीक है, तो इस कंडीशन में विस्थापन समय ग्राफ क्या होगा, अरेखीय होगा, यानी एक रेखा में नहीं आएगा। एक लकड़ी तथा लोहे की समान त्रिज्या की गोलियों को निर्वात में समान ऊंचाई से छोड़ा जाता है, तो दोनों गोलियां पृथ्वी पर क्या होंगी, ठीक है, एक साथ पहुंचेंगी। ठीक है, बिल्कुल बराबर क्या हो जाएंगी, वो पहुंचेंगी। कोई भी चीज़ है, ठीक है, उनको आपको क्या करना है, एक साथ छोड़ना है,
तो वो एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगी, चाहे उनका भार जितना कम ज़्यादा हो, क्योंकि दोनों पर बराबर रूप से जीव यूज होगा। कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, असत्य है सॉरी। एक वस्तु में शून्य वेग तथा स्थिर त्वरण हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि शून्य वेग हो सकता है और स्थिर त्वरण। स्थिर त्वरण होगा तो शून्य वेग होने पर त्वरण तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। एक वस्तु में नियत वेग और परिवर्तित चाल हो सकती है। बिल्कुल, वेग नियत होगा, परिवर्तित चाल हो सकती है। एक वस्तु में नियत चाल और परिवर्तित वेग नहीं, वेग परिवर्तित होगा। ठीक है, तो चाल तो परिवर्तित होगी। जब त्वरण स्थिर होता है तो वस्तु का वेग की दिशा बदल जाती है, गलत है। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, नियत वेग परिवर्तित चाल। ओके, नेक्स्ट है हमारा, एक गेंद ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, प्रक्षेप पथ बनाती हुई पृथ्वी पर पहुंच जाती है। इनमें से क्या स्थिर हुआ, गतिज ऊर्जा, चाल, क्षैतिज घटक या ऊर्ध्व घटक। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्थिरता है, ठीक है, वो किस चीज़ की होगी। ठीक है, ये हमारा क्या कर रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है। ओके, तो इसमें होगा वेग का क्षैतिज घटक क्या होगा, हमेशा आप चाहे ये जब ऐसे जाएगी, इस तरह से ऐसे निकलेगी, ठीक है, तो जो क्षैतिज घटक होगा वो हमेशा क्या होगा, वो इधर की तरफ ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। इसमें भी ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, इस तरह से रहेगा, ऐसे रहेगा। क्षैतिज घटक क्या हो जाएगा, वो समान रहेगा। ओके, चलिए इनको मिलाना है। विलियर्स जब मारते हैं तो गेंद कैसे जाती है, उड़ने वाले कीट की गति, मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति। एक आयामी गति, दो आयामी गति, त्रिआयामी गति। ठीक है, तो यानी कि सिंगल डायमेंशन, ठीक है, और 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन, इनमें जो है कौन सा हमारा सही होगा, तो इसमें होगा, ठीक है, विलियर्स की गेंद में जो होगी वो क्या होगी, 2 डायमेंशनल होगा। ठीक है, उड़ने वाले कीट में 3 डायमेंशनल होगा। ठीक है, मूल रूप से गिरती हुई वस्तु सीधा एक नीचे की तरफ आएगी। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, एक लघु वर्षा बूंद वायु से होती हुई गिरती है तब। ठीक है, यानी कि वो ऊपर से होकर के ऊपर से नीचे की तरफ क्या होती है, वो गिरती है, वो तो उस कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो उसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर वो क्या होता है, एक समान हो जाता है, क्योंकि जी के अंदर में वो कार्य करती है। यहाँ पर कह रहा है कि समतल पर 4 ABCD क्या हैं, 4 कारें चल रही हैं और इनका दूरी समय ग्राफ दिया गया है। कह रहा है कार D से ज़्यादा तेज़ चलती है। ठीक है, कार B धीमी है, कार D A से ज़्यादा तेज़ है, कार C धीमी है। ओके, तो इसमें जो है हम लोगों को निकालना है, तो इसमें यह है कि देखिए सबसे कम ये है, तो कार यानी जो B है वो क्या है, सबसे ज़्यादा धीमी है, सबसे तेज़ C है। ओके, फिर उसका D है, फिर उसका A है। कह रहा है V से, यानी कि V चाल से सरल रेखी चाल में चलती हुई कार द्वारा T समय में जो दूरी तय की जाती है S = VT है। तो कार में तो आप जानते हैं S = और क्या है, VT है, ये कह रहा है, यानी कि दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि इसमें एक समान त्वरण है, जो त्वरण है वो क्या है, अचर है, या समान वेग है या असमान वेग है। ओके, तो यहाँ पर है जो वेग है वो क्या हो जाएगा, एक समान है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है अभिकेंद्री बल के आधार पर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के आधार पर क्या करता है, ये काम करता है। सॉरी, एक सेकेंड, अभिकेंद्री नहीं अपकेंद्री होता है। अभिकेंद्री बल पर कार्य करता है, जो वो जिसमें से मक्खन वगैरह निकाला जाता है। न्यूटन का पहला गति संबंधी संकल्पना देता है। ठीक है, जड़त्व का, ओके, इनर्शिया का देता है। किस बल के कारण दूध को मथने पर क्रीम अलग हो जाती है। ठीक है, तो किस बल के कारण, तो कौन सा बल होता है, अपकेंद्रीय, अकेंद्रीय बल, संसंजक बल या गुरुत्वाकर्षण बल।
यहाँ पर बल पूछ रहा है, ठीक है, तो इसमें होगा अपकेंद्रीय बल। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ से क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट पर ला सकता है? कह रहा है बर्फ में है और एक जगह पर स्थित है, और आप जानते हैं कि बर्फ में क्या हो सकता है, वो फिसल सकता है, ठीक है। तो वो कौन सा जो है ना यानी कि नियम लगाएगा जिससे क्या हो जाए, वो वहाँ पर पहुँचे, तो क्या हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया नियम उसे लगाना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि एक्शन रिएक्शन। तो तीसरा नियम लगाना पड़ेगा, अर्थात वो यदि पैर का धक्का कहाँ पर देगा, फर्श पर देगा, तो फिर वो फिसलना शुरू हो जाएगा। फर्श भी उस पर जोर लगाएगी तो फिसलना शुरू हो जाएगा, और बर्फ़ में क्या होता है, स्लिप होता है, तो किनारे पर पहुँच जाएगा। एक समान द्रव्यमान की धातु की गेंद और रबर की गेंद को समान ऊंचाई से गिराया जाता है। फर्श से टकराने के बाद रबर की गेंद धातु गेंद से अधिक उछलती है, कारण क्या चीज़? ठीक है, कारण इसका है कि इसमें इलास्टिसिटी का मैटर आता है, ओके, या संवेग संरक्षण का मैटर आता है। तो इसमें हमारा ए दिया हुआ है, फर्श से टकराने के बाद धातु गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता है, ये तो गलत है। रबर गेंद फर्श से अधिक वेग से टकराती है, ये भी गलत है। समान वेग से टकराएंगी, फर्श से टकराने पर रबर गेंद का संवेग सुरक्षित नहीं रहता, ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर जो है यानी कि इलास्टिसिटी का मैटर आएगा, ठीक है, क्योंकि रबर की गेंद इलास्टिक होती है, इसलिए टकराने के बाद वो क्या करती है, उछाल भरती है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। रॉकेट की गति इनमें से कौन सा संरक्षण का नियम लागू होता है? ठीक है, तो कौन सा इसमें रॉकेट नोदन के लिए, ठीक है, तो कौन सा नियम लागू होता है? तो संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। कि पहिए में बॉल बेयरिंग का काम करता है, घर्षण कम करने का काम करता है, ठीक है। तो यानी गतिज घर्षण को रोटने घर्षण में क्या कर देता है, बदल देता है। स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण नहीं, ये हो जाएगा। गतिज घर्षण को लोटनी घर्षण में बदल देता है, और लोटनी घर्षण जो होता है वो क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम होता है, ओके। चलिए नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन कोण एक रिपोज कोण निम्नलिखित में से किस रूप में होते हैं? ठीक है, तो ये जो होते हैं फ्रिक्शन कोण और रिपोज कोण, ये दोनों हमारे एक दूसरे के समान होते हैं। लंबी कूद लगाने से पहले खिलाड़ी क्यों दौड़ता है? ठीक है, जिससे वो क्या हो जाए, उसको क्या प्राप्त कर ले, ठीक है, वो गति के जड़त्व का नियम या घर्षण के बल का नियम, बल के आघूर्ण का नियम, आघूर्णों का सिद्धांत का नियम, ठीक है। तो यहाँ पर जो यानी वो दौड़ता है वो जड़त्व के कारण, यानी कि जितना जब वो उछाल भरेगा तो दौड़ रहा होता है, तो उसको आगे की तरफ पृथ्वी क्या करेगी और तेज़ी से फेंकेगी। पटरियाँ किनारे पर मुड़ी क्यों होती हैं? ठीक है, रेल की पटरियाँ किनारे पर मुड़ी क्यों होती हैं? ठीक है, इसका उत्तर है कि रेलगाड़ी के भार को क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्री बल प्रदान करने के लिए, नहीं तो रेलगाड़ी उलट जाएगी। जब एक गतिमान कार को अचानक रोका जाता है तो कार में बैठे हुए यात्री किस कारण आगे की ओर गिर जाते हैं? तो इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण, ठीक है। तो किसके कारण? गतिक जड़त्व के कारण, ओके। एक फुटबॉल मैच में तीव्रगामी फुटबॉल गेंद को लपकते समय गेंद में स्थित एक गोलकीपर अपने हाथों को तीव्रगामी गेंद के साथ धीरे से पीछे की तरफ खींचता है, तब गोलकीपर की सहायता करता है, ठीक है, क्या? ठीक है, तो इसमें जो उसका वो होता है, संवेग होता है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा यानी कि हाथों द्वारा गेंद पर लगाए गए बल का घटना वस्तु के जड़त्व का कारण होता है, ठीक है। तो जड़त्व का कारण क्या होता है? ठीक है, जड़त्व का कारण होता है चाल में वृद्धि, चाल में कमी, गति में कोई परिवर्तन नहीं, घर्षण के कारण उत्पन्न मंदन,
ओके, तो इसमें हो जाएगा गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। घर्षण के कारण, जड़त्व के कारण गति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जड़त्व ही वही है कि चल रही है तो चलती रहेगी, रुक गई है तो रुक जाएगी, ठीक है, फिर नहीं चलेगी जब तक कि उसमें बाहरी कोई बल ना लगाया जाए, ठीक है। यही तो हमारा नियम है जड़त्व का। तो गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, इनमें आर दिया हुआ है और जो है ना उसका वो दिया हुआ। चलिए, बल सदैव कार्य करता है, ठीक है। कह रहा है कि बल सदैव कार्य करता है। क्या ऐसा होता है, ठीक है, कि बल हमेशा क्या करे, कार्य करे। कार्य करने की वो कोशिश करता है, ठीक है, लेकिन क्या चीज़ है, वो सदैव कार्य नहीं करता है। कार्य तभी होगा जब कोई वस्तु अपने स्थान से हट जाएगी, तो ये गलत हो गया। बल द्वारा किया गया कार्य बल तथा विस्थापन उत्पन्न करता है, ठीक है, ये सही है। आर सही है और ए गलत है, तो हमारा उत्तर डी हो जाएगा। ए गलत है, आर सही है। वर्षा ऋतु में कार या बस को अधिक चाल से चलाना मुश्किल होता है। कारण क्या है? सतह की नमी के कारण घर्षण गुणांक का कम हो जाना, ठीक है। ए और आर दोनों सही है और इसकी व्याख्या भी करता है। ओके, जब एक साइकिल गति करती है तब उसके पहिए पर लगने वाला घर्षण बल सदैव आगे की ओर होता है, ठीक है, और घर्षण बल केवल संपर्क में रखी दो वस्तुओं पर लगता है, ठीक है। अधिकांशतः तो होता यही है कि जो है वो संपर्क में हो तभी उस पर कार्य करे। ओके, तो यहाँ पर ये दोनों तो सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। ओके, और जो है लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं करता है। चलिए, इसके बाद है स्थैतिक घर्षण, स्टेशनरी फ्रिक्शन, गतिज घर्षण, सीमांत घर्षण और घर्षण गुणांक। अब यहाँ पर है स्थैतिक घर्षण का अधिकतम स्पर्श कोण के स्पर्शज्या के बराबर और स्वतंत्र नियंत्रित, ठीक है। यहाँ पर हमको मिला करके इनको बताना है। अब जिन बच्चों ने इसे पढ़ा होगा वो अच्छी तरह से कर सकते हैं। ओके, तो स्थैतिक घर्षण क्या होता है, वो स्वयं नियंत्रित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा 4 हो जाएगा। ओके, तो ये जो है ना यानी स्वयं नियंत्रित हो गया 4। इसके बाद अब हमारा क्या हो जाएगा, बी या डी में से कोई उत्तर होगा। गतिज घर्षण, ठीक है, जो गतिज घर्षण होता है, ठीक है, वो सीमांत घर्षण से थोड़ा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो ए हो जाएगा इसका। तो अब इसके बाद आपका आएगा सीमांत घर्षण जो होता है वो स्थैतिक घर्षण से थोड़ा अधिक होता है। ओके, और फिर घर्षण गुणांक जो होता है वो स्पर्श कोण की स्पर्शज्या के बराबर होता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। ओके, माना एक वाहन क्षैतिज सड़क पर पूर्व दिशा की ओर जा रहा है जिस पर वायु द्वारा लगा बल उपेक्षणीय है, तब सड़क पर चलने वाले वाहन का घर्षण बल क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर घर्षण बल पूछा है हवा को छोड़ने के बाद, तो यहाँ पर होगा पूर्व दिशा की तरफ उसका क्या हो जाएगा, घर्षण बल होगा। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यक्ति विरामावस्था में कार में बैठा है, ओके, और सड़क पर चलती कार के चारों पहिए में से प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल आर लग रहा है। जब कार सीधी समतल सड़क पर चलेगी तो पहियों में प्रत्येक पर प्रतिक्रिया बल में क्या परिवर्तन हो जाएगा, कि तो यहाँ पर जो परिवर्तन होगा तो आर से अधिक हो जाएगा, क्योंकि प्रतिक्रिया बल जो है वो बढ़ जाएगा। स्थिर रखी हुई वस्तु को गतिमान किया जाता है तो यह अचानक समान द्रव्यमानों के दो भागों में टूट जाती है, तो दोनों भाग गति करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों भाग गति करेंगे विपरीत दिशा में और समान चाल से, क्योंकि दोनों बराबर हैं। जब मैली सड़क पर फिसल जाते हैं इसका कारण क्या है, ठीक है। मैली का मतलब है गंदी सड़क या केला का छिलका वगैरह पड़ा हुआ, तो इसका मतलब है घर्षण की कमी, ठीक है, घर्षण की कमी हो जाती है उसमें।
जैसे पानी वगैरह कोई भी चीज़ पड़ा है तो उसे घर्षण की कमी हो जाती है। भार राशि को किसके द्वारा मापा जाता है? ठीक है, तो भार को किसके द्वारा मापा जाता है? स्प्रिंग संतुलन के द्वारा। एक वस्तु का वृत्तीय पथ के चारों ओर गति करना उदाहरण है। ओके, वृत्तीय पथ पर इस तरह से क्या हो रही है, कोई वस्तु गति कर रही है। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा, तो समान चाल और परिवर्ती वेग। वेग क्योंकि दिशा परिवर्तित होगा तो उसका वेग परिवर्तित होगा लेकिन चाल समान रहेगी, तो त्वरण भी बदलेगा। रॉकेट की सिद्धांत, क्योंकि वेग परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहा जाता है। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो रॉकेट न्यूटन के तीसरे सिद्धांत पर, क्रिया प्रतिक्रिया के पे कार्य करता है। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ी गतिमान गेंद को कैच करते समय अपने हाथ को पीछे की ओर खींच लेता है, जिससे गेंद का वेग शून्य हो जाता है। यह दर्शाता है, ठीक है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या ऊर्जा संरक्षण के नियम को। ओके, तो ये दर्शाता है हमारा, ठीक है, न्यूटन के गति के जो है ना संवेग संरक्षण वाले नियम को। तो संवेग संरक्षण का नाम है, नियम है दूसरा, तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी। कोई मोटर वाहन एक समान चाल से किसी वृत्त पर गतिमान है, वाहन का कुल त्वरण क्या होगा? ओके, तो कोई मोटर वाहन है, ठीक है, एक समान चाल से क्या हो रहा है, वो गतिशील है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है किसी वृत्त पर गतिशील। ओके, ये इस तरह से आप लोगों ने सर्कस में देखा होगा, तो इसमें होगा इसका जो त्वरण है वो कहाँ पर होगा, वृत्त के केंद्र की ओर होगा। कि यदि कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो इसका या इसकी, ठीक है, त्वरण समान बना रहता है, वेग बदलता है, चाल बदलती है, वेग एक समान बना रहता है। अभी ऊपर आया था कि वेग समान नहीं बनता है इसका। ओके, तो इसमें क्या होगा, वेग बदलता रहता है, चाल समान रहती है। साइकिल और कारों में बॉल बीयरिंग का उपयोग किया जाता है, जिससे उसका क्या होता है, ठीक है, इसमें जो दिया हुआ है धुरी यानी कि क्षेत्रफल घट जाता है, प्रभावी क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है, या क्षेत्रफल बढ़ जाता है, ठीक है, और या उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो बॉल बीयरिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? ओके, तो जो बॉल बीयरिंग का प्रयोग किया जाता है वो पहिए तथा धुरी के बीच का प्रभावी क्षेत्रफल घट जाता है। पृथ्वी के गुरुत्व के कारण त्वरण घटता है। ठीक है, कब त्वरण घटता है? हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो घटता है, बिल्कुल सही है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो भी क्या होता है, ठीक है, जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ता है, ठीक है, तो घटता नहीं है, तो ये गलत हो गया। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ती जाती है, ये भी सही है। हम पृथ्वी के सतह के नीचे ओर जाते हैं तो भी, तो बी हो जाएगा। 1, 3 और 4। लॉन रोनल को धक्का देने की तुलना में खींचना आसान होता है। ठीक है, घर्षण के नियम पे धकेलने पर आभासी भार बढ़ जाता है, जिससे घर्षण गुणांक भी क्या होता है, बढ़ जाता है। ओके, तो ये भी सही है, ये भी सही है, और ये इसकी व्याख्या भी करता है। तो ए आर दोनों सही हैं और इसकी क्या करता है, ये व्याख्या भी करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चुंबकीय मोनोपोल्स एक ध्रुवीय नहीं होते हैं। चुंबकीय मोनोपोल्स एक ध्रुवीय नहीं होते हैं। ये तो सही है। चुंबकीय क्षेत्र में लोहे की दो छड़ें एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। ठीक है, ये गलत है। चुंबकीय क्षेत्र में एक तार को मुक्त रूप से छोड़ने पर यह क्षेत्र के समांतर हो जाता है। ठीक है, ये सही है।
कॉपर प्रतिचुंबकी तथा लोहा अनुचुंबकी होता है, ये भी सही है। ठीक है, तो पहला, तीसरा, चौथा हमारा क्या है, सही है। एक छड़ के चुंबकत्व को बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है? ठीक है, यानी कि यदि छड़ को हम क्या बनाएं, चुंबक बनाएं, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, छड़ का पूरा भाग क्या होता है, चुंबकित हो जाता है। उसमें कोई ये थोड़े है कि थोड़ा सा भाग होगा। एक छड़ चुंबक को 2 बराबर भागों में बांटा जाता है, तो प्रत्येक चुंबक में ध्रुव शक्ति होगी। ठीक है, तो ध्रुवों की शक्ति समान होगी। ओके, लौह चुंबकीय पदार्थ जिस तापमान पर अनुचुंबकीय हो जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसे क्यूरी तापमान कहा जाता है। यानी कि यदि हम किसी चुंबकीय चीज़ को क्या करें, पढ़ाएं, तो क्या हो जाएगा, उसकी जो चुंबकत्व है गर्म करने पर कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है, ठीक है, जब चुंबक खत्म हो जाता है, उसी टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहा जाता है। जब एक इलेक्ट्रॉन को बल रेखा के साथ चुंबकीय क्षेत्र में फेंका जाता है तो उस समय क्या होता है? ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दिशा पर प्रभाव तो पड़ता है लेकिन गति पर प्रभाव नहीं पड़ता। एक आवेशित कण v वेग से चुंबकीय क्षेत्र b में गतिमान है, तो कण पर लगने वाला बल अधिकतम कब होगा? ठीक है, तो बल अधिकतम जो होता है वो v और जो है ना क्या हो जाएंगे, v क्या हो, लंबवत होंगे, तो अधिकतम बल लगेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, जब एक आवेशित कण को एक बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है वो शून्य हो जाता है, ये सॉरी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, शून्य परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये है, एसी स्रोत प्रतिरोधक के सापेक्ष जुड़ा हो तो एसी स्रोत, ठीक है, प्रतिरोधक के सापेक्ष जुड़ा हो तो उस समय क्या होता है, तो धारा तथा वोल्टेज समान कला में होते हैं। एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट। जब क्या होता है, रेजिस्टेंस के साथ जुड़ा होता है, ठीक है, तो उस समय जो आई होता है, वोल्टेज होता है, वो दोनों क्या होते हैं, सिंपल यानी सेम फेज में होते हैं। जब फ्लोरेसेंट ट्यूब को चौक के साथ जोड़ा जाता है तो चौक कुंडली में क्या होती है, ठीक है, तो चौक में ऊंची आवृत्ति की धारा बहती है, जिससे कारण क्या होता है, वो फ्लोरेंस ट्यूब को, यानी कि फ्लोरेंस का मतलब है ट्यूबलाइट, उसको जला देता है। अपचायी परिमाणित्र में एसी निर्गत क्या प्रदान करता है? ठीक है, तो ये प्रदान करता है निवेश धारा से अधिकतम धारा। ओके, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसे अवनति कहा जाता है। चुंबकीय गुणधर्मों के आधार पर ऑक्सीजन का संबंध किससे है? ठीक है, तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय है, लौह चुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय है, किसके अंतर्गत आता है? ठीक है, तो ये आ जाता है अनुचुंबकीय। ओके, यहाँ पर ये दिया हुआ है, यहाँ पर कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र की विद्यमानता में एक इलेक्ट्रॉन की गति को चित्रित किया गया है। ठीक है, इधर की तरफ बी लगा हुआ है, इधर वेलोसिटी है। ठीक है, तो आप फ्लेमिंग का क्या लगा दीजिए, इसमें बाएं हाथ का नियम लगा दीजिए। ठीक है, तो बाएं हाथ का आप नियम लगाएंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसमें पता चल जाएगा कि जो इलेक्ट्रॉन द्वारा बल लगेगा वो किधर की तरफ होगा। ओके, तो इलेक्ट्रॉन का जो बल होगा पेज के अंदर की तरफ होगा। चलिए नेक्स्ट है, कह रहा है कि जब एक श्वेत प्रकाश क्या होता है,
बीम का एक त्रिभुजाकार कांच प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है, तो यह 7 रंगों के स्पेक्ट्रम में विभाजित हो जाता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का सबसे कम विचलन होता है, कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होती है, या इनमें से कोई सा भी यानी कि नहीं। यानी इनमें कौन कौन जो है यानी सही हैं और कौन, इन्हीं को ही हमको क्या करना है, वो करना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि सफ़ेद प्रकाश है, ठीक है, और सफ़ेद प्रकाश जो है वो प्रिज्म से गुजारा जाता है, ठीक है। जब प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसके लिए जो इस समय यानी जो प्रकाश है, ठीक है, वो अपने 7 रंगों में यानी बटेगा, और जब 7 रंगों में बटेगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारा स्पेक्ट्रम बनेगा। और स्पेक्ट्रम में क्या बनेगा? लाल का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा, बैंगनी का सबसे कम विचलन होगा, बैंगनी का तो सबसे ज़्यादा विचलन होता है, कांच में श्वेत प्रकाश के सभी घटकों की चाल समान होगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए सही है, बाकी सब गलत हैं। जब श्वेत प्रकाश कांच प्रिज्म में प्रवेश करता है और 7 रंगों में विभाजित हो जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, तो इसे कहा जाता है प्रकाश का विक्षेपण। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, यानी कि लाल होता है, पीला होता है, बैंगनी होता है या हरा होता है, ठीक है। तो कौन होता है? बैंगनी होता है। अभी आप लोगों ने ऊपर देखा है कि लाल का सबसे कम होता है। इनमें से कह रहा है कौन से प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुपयोग हैं, कि प्रकाश के प्रकीर्णन के अनुपयोग कौन कौन से हैं? तो खतरे का लाल निशान बिल्कुल है क्योंकि दूर से दिखाई पड़ता है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त, ये तो गलत है, तारों का टिमटिमाना, ये भी गलत है, ठीक है, टिंडल प्रभाव, हाँ ये तो है, ठीक है, आकाश लाल और नीला दिखाई देना, ये भी है, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा 4 और 5 और 1। बादल श्वेत क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि बादलों की छोटी बूंदें, तो छोटी बूंदें क्या करती हैं? दृश्य प्रकाश के लाल और नीले रंग के तरंग दैर्ध्य को बहुत अधिक मात्रा में प्रकीर्णित करती हैं। नहीं, ये तो इंद्रधनुष का होगा ना। दृश्य प्रकाश के लाल और नीले रंग की तरंग दैर्ध्य को कम मात्रा में, दृश्य प्रकाश की कमी को तरंग दैर्ध्य प्रकीर्णित करती हैं। दृश्य प्रकार की सभी तरंग को समान रूप से क्या करती है? प्रकीर्णित करती है, तभी सफेद दिखाई पड़ता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी, कि दृश्य प्रकाश के सभी तरंगों को समान रूप से क्या करती है? प्रकीर्णित करती है। प्राथमिक इंद्रधनुष के निर्माण से संबंधित इंद्रधनुष 2 प्रकार का होता है, प्राथमिक और द्वितीयक। इनमें से कथनों पर विचार करें और सही जो उत्तर हैं उनको क्या करना है? चुनना है। ओके, तो इसमें हमारा सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन, ठीक है, के कारण क्या होता है? ये होता है यह केवल सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन होता है, यह आंतरिक इंद्रधनुष बनाता है, एक से अधिक आंतरिक परावर्तन के साथ साथ प्रकाश का अपवर्तन भी होता है। तो चौथा तो क्या चीज़ है? आपका बिल्कुल सही है, सॉरी, अच्छा ये प्राथमिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष में क्या होता है? सूर्य के प्रकाश के अपवर्तन और एक आंतरिक परावर्तन ये होता है, ठीक है, केवल सूर्य का प्रकाश नहीं।
आंतरिक इंद्रधनुष बनता है, तो ये हो जाएगा 3, तो 1 और 3 हो जाएगा यहाँ पर उत्तर। द्वितीयक में जो है ना, यानी कि वो परावर्तन और अपवर्तन दोनों होता है। जल की बूंदों द्वारा इंद्रधनुष निर्माण की प्रक्रिया होती है। ओके, जल की बूंदों द्वारा इंद्रधनुष इनकी प्रक्रिया का निर्माण होता है। ठीक है, कब? जब सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन दोनों होता है। ठीक है, यही अभी ऊपर वाले में था। जब हम अंधेरे कमरे में होते हैं और अचानक तेज रोशनी में, ठीक है, आते हैं तो हमारी आंखें पुतलियां संकुचित क्यों हो जाती हैं? ठीक है, उसका रीज़न हमारा है कि हमारी परितारिका आँख से कम प्रकाश को प्रवेश कराने के लिए पुतली को संकुचित करती है। ठीक है, तो यही वाला उत्तर हो जाएगा हमारा। और इसका उल्टा तब होता है जब हम अंदर से अंधेरे से और उजाले में जाते हैं। मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष और हाइपरमेट्रोपिया दूर दृष्टि दोष को क्रमशः किससे ठीक किया जा सकता है? तो जानते हैं अवतल और उत्तल लेंस से इन्हीं ठीक किया जा सकता है। लेकिन अवतल किस में लगेगा, उत्तल किस में लगेगा, इसका निर्धारण हमको करना है। ओके, तो इसमें मायोपिया को दूर करने के लिए अवतल का प्रयोग होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया के लिए उत्तर का। तो हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, अवतल और उत्तल लेंस। मानव नेत्र एक कैमरे की तरह काम करता है जिसमें लेंस क्या होता है? ठीक है, तो जिसमें हमारा जो लेंस होता है वो नियत फोकल लंबाई और द्वारक का आकार होता है। ये तो गलत है। परिवर्तित फोकल लंबाई और नियत द्वारक का आकार होता है, नहीं, द्वारक को भी चेंज करता है। ठीक है, तो नियत फोकल लंबाई ये भी गलत हो गया, तो डी सही होगा। परिवर्तित फोकल यानी कि उसकी फोकल लेंथ भी बदल सकती है और द्वारक का आकार भी बदल जाता है, यानी पुतली फैलती भी कम भी होती है। तो ये हो जाएगा हमारा डी उत्तर इसका। इनमें से कौन सा यौगिक सूक्ष्मदर्शी का भाग नहीं है? दर्पण, मंच, क्लिप और रेटिना। ठीक है, तो रेटिना तो आँख का भाग है ना, ये यौगिक सूक्ष्मदर्शी का भाग कहाँ से हो जाएगा? ओके, नेक्स्ट है, एक सूक्ष्मदर्शी निम्नलिखित में से किसका संयोजन हो सकता है? 2 उत्तल लेंस, 1 अवतल, 1 उत्तल, 2 अवतल और उपरोक्त में से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, एक सूक्ष्मदर्शी कोई भी माइक्रोस्कोप है तो उसमें क्या यानी कि लगना चाहिए? तो जो माइक्रोस्कोप है उसमें 2 उत्तल लेंस जो है वो प्रयोग हो सकते हैं, एक नेत्रिका और एक क्या होता है, वस्तु वाला। क्लियर? आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम लोगों का प्रयास कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए, और अपने ग्रुप्स में शेयर भी कर सकते हैं आप लोग, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए, अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं और अपनी राय ज़रूर देते हैं। इनमें से किस वैज्ञानिक ने पहले इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रोटोटाइप विकसित किया था? ओके, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रोटोटाइप, ठीक, अंश रुस्का ने किया था। इनमें से कह रहा है कि कौन सा टेलीस्कोप यानी दूरदर्शी मुख्य रूप से दर्पण का उपयोग करता है? ठीक है, तो जो यानी कि टेलीस्कोप है वो न्यूटोनियन टेलीस्कोप जो होता है वो क्या करता है, वो दर्पण का प्रयोग करता है। दोनों जगह चित्र बनने के लिए भी दर्पण का प्रयोग करता है और वहाँ से चित्र बनाने के लिए भी दर्पण का प्रयोग करता है। ओके, तो गाइस ये था हमारा साइंस का जीके के प्रश्न, और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को सम्मिलित किया गया है। ओके, और आप लोगों की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी होगा, और आप लोगों के लिए अभी जीके की श्रृंखला ये और भी चलेंगी। अभी जीके कुछ आएंगे, फिर कुछ विषयों से संबंधित हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को कुछ स्टडी मटेरियल इसी तरह का करवा देंगे, जैसे सोशलॉजी है, होम साइंस है, हिस्ट्री है,
पॉलिटी है, ठीक है, जंतु विज्ञान है, ठीक है, फिजिक्स है, इन सभी से संबंधित जो होंगे, ठीक है, तो कोशिश करेंगे जितना भी उपलब्ध कराया जा सकता है आप लोग करवाया जाएगा। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।